हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम विजडम टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 1 नवंबर 2022 और हम बात करेंगे द हिंदू के एडिटोरियल क्रक्स को सरल हिंदी व्याख्या के साथ समझने की। आज के सेशन में दो एडिटोरियल आर्टिकल को डिस्कस किया जाएगा। आज का जो पहला एडिटोरियल आर्टिकल है वो है बर्डन ऑफ ट्रेजेडी, त्रासदी का बोझ। इस आर्टिकल में बात होगी जिस तरीके से अभी गुजरात में मोरबी ब्रिज, जो सस्पेंशन ब्रिज था, उसमें दुर्घटना हो जाती है। इसमें कई विभिन्न आयामों की बात इस आर्टिकल में की गई है। अगले आर्टिकल में बात होगी द गन एंड द पेन, बंदूक और कलम, अर्बन नक्सलिज्म और जिस तरीके से यूएपीए एक्ट का इस्तेमाल होता है। इन सारे पहलुओं को इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। वन बाय वन दोनों ही एडिटोरियल आर्टिकल के क्रक्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि क्वालिटी कंटेंट आप तक रेगुलरली मिलता रहे। इसका फ्री पीडीएफ जो कि बाइलिंगुअल भाषा में उपलब्ध है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो भी हिंदी अनुवाद है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ की भिन्नता को कमेंट बॉक्स में जरूर इंगित कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल, बर्डन ऑफ ट्रेजेडी, त्रासदी का बोझ। पीपल वर अलाउड टू वॉक इनटू द डेथ ट्रैप इन मोरबी। मोरबी में लोगों को मौत के जाल में फंसने दिया गया। जिस तरीके से गुजरात के मोरबी शहर में, जो कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है गुजरात में, वहाँ पर अभी हाल में ही सस्पेंशन ब्रिज कोलैप्स हो जाता है। 140 न्यूनतम, इससे ज़्यादा अभी संख्या हो सकती है, लोगों की मौत हो गई और कम से कम 47 इसमें बच्चे भी थे। अब पुल की बात करते हैं। 1879 में ये पुल बनता है, ब्रिटिश एरा का पुल है और ऐसे में इसमें रेगुलर मरम्मत की आवश्यकता पड़ती है। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि अभी हाल में ही 4 दिन पहले हादसा के इसको मरम्मत करके दोबारा खोला जाता है। अब कई सारे सवाल इस दुर्घटना से उठ गए हैं। पहला कि जो कंपनी को मरम्मत का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उसके पास कोई भी विशेषज्ञता या ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिलता है। इस सब के अलावा जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है पुल का, उसमें भी कई सवाल निशान खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब कैपेसिटी 150 लोगों की है तो किस तरीके से 500-600 लोग पुल पर जाने दिए जाते हैं। दूसरे भाषा में कहना गलत नहीं होगा कि लोगों को मौत के जाल में फंसने दिया गया है। सभी स्तरों पर शासन की बड़ी विफलता है। गुजरात भारत में सबसे संपन्न राज्यों में से है, फिर भी कई बार शासन की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कोविड महामारी में अभी जिस तरीके से इसका पुअर मैनेजमेंट देखने को मिला था, वो भी इसी ओर इशारा करता है। और अब जिस तरीके से जो भी आपदाएं होती है उसमें जो चूक होते हैं ह्यूमन एक्ट्स के द्वारा और कई सारे उसमें ओमिशन हो जाते हैं, इससे जो इम्पैक्ट होता है डिजास्टर का वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसा कि अभी ब्रिज कोलैप्स में भी देखने को मिला। पुलिस संबंधित कार्रवाई कर रही है। इसमें निश्चित तौर पर गहरे जांच की और जो अकाउंटेबिलिटी है उसको तय करना होगा। जल्दी कार्रवाई करना होगा, जो दोषी हैं उनको कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अब आगे, चूंकि जिस तरीके से कोविड में पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था, दुनिया भर में देखने को मिल रहा है कि लगातार लोग घरों के बाहर निकल रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते साउथ कोरिया के सियोल में हेलोविन फंक्शन के दौरान 154 लोगों की भगदड़ में मौत हो जाती है। भारत की बात करते हैं तो अभी लगातार जो जो टूरिस्ट स्पॉट हैं और साथ साथ में जो तीर्थ स्थल है, वहाँ पे भीड़ लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर जब बात होती है टूरिज्म की तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पावरफुल इंजन ऑफ ग्रोथ ये रहते हैं। पर साथ ही साथ में ये भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जो भी टूरिज्म है वो सुरक्षित रहे और टिकाऊ रहे। और साथ में
जो भी सुरक्षा के पैमाने होते हैं, चाहे उसमें एनवायरमेंटल ऑडिट हो, क्राउड मैनेजमेंट हो और सेफ्टी प्रोटोकॉल हो, सबको कड़ाई से पालन करना चाहिए। इन सब के अलावा नए केंद्रों का विकास, जहां बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है, और सब तरीके से जो भी, चाहे क्राउड मैनेजमेंट हो, सेफ्टी मैनेजमेंट हो, प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। इन सब के साथ में जैसे कि लगातार देखने को मिल रहा है, जो अवसंरचनाएं हैं इनका डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है। ऐसे में ध्यान देना चाहिए कि जो भी टोपोग्राफिकल लिमिटेशंस होती हैं, इनको ध्यान में रखते हुए ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, विशेष तौर पर जब इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज की बात हो। और जिस तरीके से सभी राज्य अपने पर्यटन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, प्रचार करते हैं, अभियान चलाते हैं, उनको ये भी करना चाहिए कि इन अभियानों में जो भी आने वाले लोग हैं, विजिटर्स हैं, और साथ साथ में जो लोकल्स, जो अधिकारी हैं, उनके बीच में सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना शामिल किया जाना चाहिए। इन सब के साथ जितने भी पैमाने हैं सुरक्षा के, उनको कड़ाई से पालन करना चाहिए। जिस तरीके से ये गंभीर दुर्घटना हुई है, भविष्य में ऐसी हर तरीके की संभावना को टालना हर हाल में अनिवार्य है। अगले आर्टिकल में बात होगी द गन एंड द पेन, बंदूक और कलम। स्ट्रिंजेंट लॉज आर ओनली पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन टू वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। कड़े कानून हिंसक चरमपंथ के समाधान का ही हिस्सा है। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब राज्यों के गृह मंत्रियों के सम्मेलन हो रहा था, उसमें ये टिप्पणी करते हैं कि जो एकेडमिशियंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, ये लगातार जेल में क्यों सड़ रहे हैं, विशेष तौर पर आतंकवाद जैसे गंभीर आरोपों में। और ऐसे में उन्होंने आह्वान भी किया कि हर प्रकार के नक्सलवाद को खत्म करना चाहिए, चाहे वो बंदूक द्वारा नक्सलवाद हो अथवा कलम के उपयोग द्वारा नक्सलवाद हो। कलम के उपयोग की जब बात होती है तो जिस तरीके से जो बुद्धिजीवी होते हैं अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, साथ साथ में जो यूथ है उसको मिसलीड करने के लिए इसका उपयोग होता है। और अब आगे ये भी बात हो रही है कि प्रधानमंत्री द्वारा टिप्पणी पर इस बात पर भी जोर देने के साथ आई थी कि कैसे गैर कानूनी जो गतिविधियां रोकथाम अधिनियम है, जिसको UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट भी कहा जाता है, इसने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कितना हेल्प किया है, प्रोत्साहित किया है। अब जब ये बात प्रधानमंत्री के मुंह से आती है तो बेसिकली ये एक निगेटिव कमेंट के रूप में भी देखा जा सकता है। जिस तरीके से एक निराशाजनक संदेश है कि अगर सरकार को किसी व्यक्ति संगठन के दृष्टिकोण में सामंजस्य का संदेह होता है, तो पुलिस, जो सशस्त्र उग्रवादी हैं और जो बुद्धिजीव हैं, दोनों के साथ कोई भी अंतर नहीं करेगी। और अब जब बात UAPA की होती है तो अक्सर देखने को मिलता है कि कई बार अनुचित तरीके से ये लागू कर दिया जाता है। बेसिकली ये भी आर्टिकल में बात कही जा रही है कि जब तक कोई भी ऐसे गंभीर अपराध लगाने से पहले UAPA जैसा, जिसको ड्रैकोनियन एक्ट भी कहा जाता है, इसको लगाने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो भी समर्थन की प्रकृति है और आतंक के वास्तविक जो कृत्य है, उनके बीच में कोई भी प्रॉपर लिंकेज है अथवा नहीं है। और आगे अब कुछ उदाहरणों की बात की जा रही है, जिस तरीके से दिल्ली दंगों में कार्यकर्ता उमर खालिद और एल्गार परिषद मामले में कबीर कला मंच की ज्योति जगताप को जमानत देने से इनकार करने वाले जब न्यायिक आदेश आता है, तो अब ये इस तरीके के उदाहरण आते हैं कि जिस तरीके से जब UAPA लग जाता है तब कोर्ट के सामने बहुत सारी दिक्कतें, चुनौतियां भी रहती हैं। और साथ ही साथ में UAPA लगने के बाद पुलिस को ठोस सबूत होने की आवश्यकता, जो भी व्यक्ति होता है उसके खिलाफ जुटाने की आवश्यकता कृत्य को, ये भी कितनी ज़्यादा कम हो जाती है, इस बात को इस आर्टिकल में दर्शाया गया है। और अब आगे
इस तरीके से बात कही जा रही है कि कई बार इस एक्ट का इस्तेमाल ऐसे भी लोगों के खिलाफ कर लिया जाता है जो कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जो भी हेरफेर होता है उस पर सवाल उठाते हैं, असंतोष पैदा करने वाले राज्य के जो तरीके होते हैं उस पर सवाल उठाते हैं, प्रतिक्रियाओं पर सवाल उठाते हैं, तो उनको अपराधी भी बना दिया जाता है। और ऐसे में अर्बन नक्सलिज्म की बात होती है, अर्बन नक्सल की बात होती है, जिस तरीके से किसी भी आतंकवादी या माओवादी साजिश से जुड़ा होना तो दूर, इस शब्द का इस्तेमाल केवल वैकल्पिक दृष्टिकोण वाले लोगों को कलंकित करने के लिए किया जाता है। और ऐसे में निसंदेह अधिक कठोर कानून से लैस होना सरकार के लिए, जब बात आती है हिंसक उग्रवाद से उत्पन्न खतरों के समाधान के लिए, तो वो ज़रूरी तो है, किंतु वो मात्र एक हिस्सा है। ज़रूरत है अधिक संवेदनशील होने की, बुद्धिजीवों के और सशस्त्र जो अलगाववादी तत्व होते हैं उनके बीच में फ़र्क करने की, और जब तक प्रॉपर लिंकेज स्थापित ना हो जाए किसी भी बुद्धिजीवी के खिलाफ कि समाज को गुमराह करने में, भड़काने में, नक्सलवाद, अलगाववाद जैसे चीज़ों को बढ़ाने में अगर उसका हाथ नहीं है, तब तक उसके साथ उपयुक्त व्यवहार करते रहना चाहिए। आज के हिंदू में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।